ग्राफ हमारा पहला ग्राफ है, इसको हम यहीं पे क्या कर ले रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सर स्लोप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में निकालना है। तो यहां तक हमने क्या कर लिया था, स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब हमने क्या कर लिया था, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं और करने हैं, क्वेश्चन लिखना है। A particle is thrown vertically upward. A particle is thrown vertically upward with certain initial velocity. A particle is thrown vertically upward with certain initial velocity. Then draw the following graphs. Draw the following graphs for entire motion. Draw the following graphs for entire motion. पहला, velocity versus time. Velocity versus time. Second, speed versus time. Velocity versus time, and second, speed versus time. राइट, 5 मिनट खुद से ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं तुमको बता रहा हूं। देखो यहां पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर क्या किया, थ्रो किया है। तो ये पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा। अब बोला है दो ग्राफ हमें यहां पे क्या करना है, डिस्कस करना है। पहला वेलोसिटी वर्सेस टाइम और दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम। तो यहां पे एक वेलोसिटी और एक स्पीड के लिए बोला हुआ है, तो पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया बेटा तुम लोगों को कि अब जैसे ही हमने लास्ट क्लास शुरू किया था ग्राफ, यहीं से हमारा पूरा फिजिक्स क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्योंकि पूरे एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो किसका लेने वाले हैं, फिजिक्स का ही लेने वाले हैं। तो एक मैंने बोला है कि हमें क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना है। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और जो दूसरा ग्राफ हमें बनाना है वो बनाना है क्या, स्पीड वर्सेस टाइम। थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या हो रहा है। जो वेलोसिटी है और स्पीड है उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है कि जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और ये वेक्टर स्केलर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्शन। कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम वहां पे डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। हमें डायरेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं है। जबकि जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन और एक्शन देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन हमें देखना ही देखना है। अब डायरेक्शन देखने से मतलब क्या है, समझो। अगर मैंने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, और वापस आया मैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो जाते समय अगर मैं वेलोसिटी बोलूंगा कि जाते समय मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो मुझे यह बोलना पड़ेगा कि आते समय, वापस आते समय मेरी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड था। यहां पे -5 ये नहीं बोल रहा है कि वो 5 से कम है। समझो, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें बोलूं 5 और -5 में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो तुम बोलोगे 5 ज्यादा है किससे, -5 से। लेकिन अगर मैं बोलूं एक जगह पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी जगह पे वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो तुम बोलोगे दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है, कोई ज्यादा या कम नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी में जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या है, वो अपोजिट है। मतलब सीधा ये हुआ कि अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम +5 बोल रहे हैं तो अपोजिट को हमें क्या बोलना पड़ रहा है, -5। किसी ने बोला नहीं सर, अगर इसको -5 ले ले और आने वाले को फिर क्या लेना पड़ेगा, +5। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तुम अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को प्लस और अपोजिट डायरेक्शन को माइनस मान सकते हो, ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं बोला है तो वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जा सकता है।
सर सिर्फ आगे ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, तो उसको प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? हमेशा प्लस लेना है। जब अपोजिट एक्शन है ही नहीं तो उस टाइम पे माइनस लेने का कोई मतलब नहीं। समझ में आया ये? लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते समय भी हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से गए थे, आते समय भी हमारी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ये डिफरेंस है वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड में। अब यहां पे बोला है हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें यहां पे क्या करना है? ग्राफ बनाना है। पहला वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक इक्वेशन होना चाहिए। और इक्वेशन अगर कुछ नया है तो वो तुम्हें देगा, और अगर बिल्कुल ही फिजिक्स का टॉपिक है तो ये मानेगा कि तुमको पता होना चाहिए। जैसे यहां पे हमने क्या किया है? पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है, मतलब ये बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। और इसमें एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? जी के इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, मतलब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कैसे करना है वो समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम को। मान लो, अज्यूम करो कि इस पार्टिकल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से क्या किया? ऊपर थ्रो किया है। अब अगर मैंने इस पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया तो देखो कंडीशन होगा क्या, कैसे होगा? ये 10 से अगर ऊपर जाएगा, और मैंने बोल दिया ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये 10 से 9, 8, 7, 6 होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो हमें बोलना पड़ेगा -1, -2, -3, -4 करते हुए हमारे हाथ में वापस कितने से आएगा? -10 से। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर तुमने प्लस माना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? माइनस। हो सकता है किसी ने बोला सर अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए, बिल्कुल मान सकते हैं। अब हमें यह बोलना पड़ेगा कि हमने इसको थ्रो किया कितने से? -10 मीटर पर सेकंड से। तो -10, -9, -8 होते होते हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, और फिर जब नीचे गिरेगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते वापस हमारे हाथ में आएगा कितने से? 10 से। आया समझ में? तो दो केसेस यहां पे भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है। तो दो केस हो जाएंगे। पहला केस जब अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। तो मैंने इसमें दोनों केसेस क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए। हमने बोला व्हेन अपवर्ड वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, तो 10, 9, 8, 7 होते हुए कितना? 0, और फिर नीचे आएगा -1, -2, -3 करते हुए वापस उसी हाइट पे जब पहुंचेगा तो -10। और इक्वेशन क्या यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, और ये इक्वेशन है किसका? स्ट्रेट लाइन का, y = c + mx। तो ग्राफ जो बनना है वो कैसा बनना है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं भाई। v = अपवर्ड एक्शन में u - gt लिख सकते हैं, डाउनवर्ड में u + gt लिखा जा सकता है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप से क्या हो सकते हैं? इक्वेशन हो सकते हैं। तो एक तरफ हमने लिया है क्या? टाइम, एक तरफ लिया है वेलोसिटी। मान लो यहां से हमने क्या किया? थ्रो किया है, और अपवर्ड एक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव। तो 10, 9, 8, 7 होते होते ही वेलोसिटी कम होते हुए कितनी हो जाएगी? 0। इस टाइम पे ये कहां पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे है। जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब ये नीचे गिरना शुरू करेगा। जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तो अब ये वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तुम्हें? माइनस में। और माइनस में वेलोसिटी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ऐसे समझ में आया ये? इस तरह से। तो ये वापस जब गिरेगा तो माइनस ये हो चुका होगा। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट है हमारा किसका? अपवर्ड मोशन का। और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कैसा है? डाउनवर्ड मोशन का। ये पार्ट हमारा डाउनवर्ड मोशन का है। और ये जो पॉइंट है इस टाइम पे, ये कहां पे था? हाईएस्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ये टाइम है। इस टाइम पे ये कहां था?
हाईएस्ट पॉइंट पे था। अरे आया समझ में? इसी तरह से इसका सेकंड केस हो सकता है, केस 2, क्या? व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो अपर डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे -10 -8 होते होते कितना? 0। और जब नीचे आएगा तो 1 2 3 4 होते हुए वापस हाथ में आएगा कितने से? 10 से। तो अगर हम क्या करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक तरफ ले लिया टाइम, एक तरफ ले लिया क्या? वेलोसिटी। -10 से होते हुए ये कितने पे पहुंचेगा? 0, राइट? ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। फिर गिरेगा तो यही वेलोसिटी क्या? पॉजिटिव से होते हुए कितना? u तक। ये -u और ये कितना है? +u। ये कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम है, राइट? ये वाला पार्ट क्या है? अपवर्ड मोशन। और ये वाला पार्ट क्या है? डाउनवर्ड मोशन। अरे आ रहा है समझ में? अब आता है सर, अगर मान लीजिए ऑप्शन हुआ तो कैसे? अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से डायरेक्शन को प्लस लेना और कौन सा माइनस लेना है, तो ऑप्शन में कोई एक ही होगा, क्योंकि उसने डायरेक्शन को कुछ भी नहीं बताया है, तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। अगर उसने बोल दिया है कि अपवर्ड को प्लस लेना है या डाउनवर्ड को प्लस लेना है, तो हो सकता है ऑप्शन में दोनों रहे, उनमें से कोई एक ही आंसर जाएगा। इन केस डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है और दोनों ही दे दे तो आंसर दोनों होगा, मतलब क्या है? बोनस हो सकता है क्वेश्चन। अरे आया समझ में? ये होगा किसके लिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। अब अगर हम डिस्कस कर ले किसे? स्पीड वर्सेस टाइम को, तो सेकंड हमारे पास स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम में हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। हम बोलेंगे ऊपर जा रहा है तो 10 9 8 7 होते हुए कितना? 0। फिर नीचे आएगा तो 0 से 1 2 3 4 होते हुए वापस कितने में आएगा? 10 में आएगा। तो अगर हम क्या करें इसमें देखें, तो इसमें हमें माइनस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो बोलेंगे एक तरफ टाइम, एक तरफ स्पीड ले लिया है, 10 से थ्रो किया है तो कम होते होते कितना? 0। फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, फिर से नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ते बढ़ते वापस से कितना हो जाएगा? 10। तो यू था। ये वाला पार्ट क्या है? अपवर्ड मोशन का है। ये पार्ट है अपवर्ड मोशन का। ये वाला पार्ट किसका है? डाउनवर्ड मोशन का है। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या टाइम। अरे आया समझ में? चलो नोट करो। ये वाला पार्ट रब कर दूं? पड़ा हुआ है ना? और शायद नोट करके मैंने ये भी लिखाया है कि जब भी हमें किसी ग्राफ में y/x निकालना होगा, हम हमेशा उस ग्राफ का क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। यही बोला है। और स्लोप बेसिकली और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा की वैल्यू है। तो या तो अगर थीटा दिया हो तो सीधा tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमें करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि स्लोप से कैसे कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे एग्जांपल वही ले रहे हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम ओम्स लॉ का, राइट? सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वेलोसिटी। वाह! V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस, राइट? अब यहां पे तुम्हें क्या कर दिया है? एक ग्राफ दे दिया है। एक ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है कि एक तरफ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक तरफ पे क्या दिया है? करंट गिवन है, और दो ग्राफ दे दिया अलग अलग वायर के लिए। बोला इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, ये वैल्यू गिवन है कितनी? 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री। और तुमसे बोला है फाइंड R1 डिवाइड बाई R2। करो।
क्या रहा आंसर? 1/2, 1/3। कोई ऐसा इसका 1 भी आ रहा है? 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, और इधर पे बाकी सॉल्व ही नहीं किए। बाकियों का मानना यह है कि सर थोड़ी देर तक डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, स्केल लेके लाइन खींचेंगे, तब तक तो आप बता ही दोगे। फिर क्यों हम अपना दिमाग इतना लगाएं? कॉपी पे गंदी हो गई तो कॉपी अच्छी बनानी है, कॉपी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी। अगले साल छोटा भाई पढ़ेगा इसी कॉपी से। हा? कुछ लोग क्या तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तुरंत लेके इधर पे पीछे पे। कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्केल लेके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ताकि आराम से, क्योंकि सर अगर देखें तो ऐसा लगे कि हाँ हम भी कर रहे हैं कुछ, खाली नहीं बैठे। लेकिन जब तक सर खुद ही बता देंगे, अरे भैया कॉपी वॉपी साफ सुथरी करने में वो नहीं है, तुरंत बनाया सॉल्व करो। जितना दिमाग का यूज करोगे उतना बढ़ेगा। नया नया क्या घर लेके जाओगे वापस? आंसर क्या आ रहा है? 1/3, है ना? देखो बेटा, सबसे पहले हमें समझना है कि रेसिस्टेंस निकालना कैसे है। तो हमने बोला यार रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई आई। V जो है वोल्टेज जो है वो किस में दिया है? Y एक्सिस में। I किस में गिवन है? X एक्सिस में। तो ये क्या हो गया? Y बाई एक्स। हमने सीखा हुआ है कि जब जब हमें Y बाई एक्स निकालना होगा, हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप निकालने का तरीका tan थीटा भी हो सकता है। तो अगर हमें R1 बाई R2 निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? tan थीटा 1 डिवाइड बाई tan थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री। ऊपर से दिया हुआ है, लेकिन एंगल जो लेना है वो कहां से लेना है? हॉरिजॉन्टल से। अरे आया समझ में? तो ऊपर में हम लिखेंगे tan 30 डिग्री और नीचे में लिखेंगे क्या? tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू, तो आंसर आएगा 1/3। अरे आया समझ में? फिर मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि एक ग्राफ दे दिया है मैंने इस तरह से V वर्सेस I का, और ये दो रेसिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, एक दिया है R1, दूसरा दिया है R2, और इसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपेयर R1 एंड R2। R1 एंड R2 को क्या करना है? कंपेयर करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, दैट्स इट, है ना? उसको नोट करो, उसको बताओ जल्दी से। चलो, कितने कह रहे हैं R1 ज्यादा है R2 से? बहुत सारे। कितने कह रहे हैं R2 ज्यादा है R1 से? अरे बेशर्मों की तरह, शर्माना क्या इसमें? कितने कह रहे हैं R2 ज्यादा है R1 से? कितनों को नहीं समझ में आया सर क्या करना है? बिल्कुल ऑनेस्टली, बहुत बढ़िया। कितनों को भूख लग रही? सब के सब। देखो, कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ भी दिया ही नहीं है, ना एंगल दिया ना तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब कंपेयर कैसे करना है समझो। हमने बोला हमें रेसिस्टेंस निकालना है बेटा। रेजिस्टेंस होता है क्या? V बाई आई। V दिया है किसमें? X एक्सिस में, और I दिया है किसमें? तो ये क्या हो गया? X बाई वाई। X बाई वाई क्या होगा? 1 बाई स्लोप। अरे आया समझ में? उल्टा दिया हुआ इसमें, इसमें V ऊपर दिया था, I नीचे दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया है? I ऊपर एंड V नीचे। बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अलर्ट रहना है कहां पे कौन सी वैल्यू दी हुई है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है सीधा। तो ये क्या हो जाएगा? R निकलेगा किससे? 1 अपॉन स्लोप से। इसका मतलब हुआ इसमें
जिसका स्लोप ज्यादा दिखेगा उसके लिए रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। इसमें ढलान ज्यादा किसका दिख रहा है, R2 का। अरे यहां से गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी, इसका ढलान ज्यादा है। अगर ढलान इसका ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ R2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R1, दैट इज व्हाई R2 विल बी लेस देन R1। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या, कम, क्योंकि ग्राफ अब उल्टा दे दिया है। अरे आया समझ में? लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर में जो इतने सारे बैठे, तुम लोग को बजरंग दल वाली टी शर्ट नहीं मिली? मिला हुआ है, पहनते नहीं हो? अच्छा, वही बोला सर, अल्टरनेट डेज में पहनता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख के कुछ गलती समझ ले। सर मैं भी अपने चांसेस ओपन रखना चाहता हूँ। अब हर दिन अगर मैं यही पहन के घूमूंगा तो लोग बजरंग दल समझेंगे, और बजरंग दल अगर समझ ही लिया तो जो भी बचा खुचा चांस है वो भी गया। तो सर मैं अपने चांसेस भी ओपन रखना चाहता हूं, हाँ है ना? हाँ चल ये रब कर दो इधर। देखो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी V वर्सेस I का क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि जो रेसिस्टेंस है वो और किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक ही वायर के लिए, अलग अलग वायर के लिए नहीं है, एक ही वायर के लिए, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। मैंने बोला ये टेम्परेचर मान लिया हमने क्या, T1, और ये टेम्परेचर हमने मान लिया क्या, T2। दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, वायर एक है, टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। अब तुम्हें क्या करना है, टेम्परेचर को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा और कौन सा टेम्परेचर कम है। तो क्वेश्चन लिखना है, इन द गिवन ग्राफ कंपेयर द टेम्परेचर T1 एंड T2, कंपेयर द टेम्परेचर T1 एंड T2 if material of wire is, या फिर सिंपल लिख सकते हो, if the wire is, पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर। if the wire is conductor and second is semi conductor, तो तुम्हें क्या करना है, T1 एंड T2 को कंपेयर करना है। सेमीकंडक्टर में T1 ज्यादा। किसके लिए, दोनों के लिए, कंडक्टर
कंडक्टर में क्या आ रहा है, T2 ग्रेटर देन T1, सेमी कंडक्टर में T1 ग्रेटर देन T2, राइट। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, क्लियर रखना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझो, रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में ये अपोजिट बिहेवियर क्या करता है, लाता है। कंडक्टर के लिए क्या होता है, पहला हमने क्या किया है, कंडक्टर के लिए तो हमने लिखा फॉर कंडक्टर। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, राइट। हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने मान लिया कि T1 पे रेजिस्टेंस है R1, T2 पे रेजिस्टेंस है क्या, R2। तो स्लोप के हिसाब से हमें पता है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि V वर्सेस I दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस मिलेगा हमें किससे, इससे पहले 1/, स्लोप से इसलिए मिल रहा था क्योंकि इसको उल्टा लिखा हुआ था, पर बेसिकली इसमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस स्लोप से। किसका ढलान, किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, T2 पे, मतलब R2 क्या है, ज्यादा है। हमने बोला R2 इज ग्रेटर देन R1। अब सिंस रेजिस्टेंस तभी बढ़ा होगा जब टेम्परेचर हमने क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। हमने बोला T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। भाई अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा हमने। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, राइट, सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है, उल्टा। सेमीकंडक्टर में जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल क्या बातें कर रहे हो, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा उस टाइम पे, राइट। जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर तो उसमें समझ में आ जाएगा। बट ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर। अब इसमें हम बोलेंगे कि यार R2 क्या है, ज्यादा है किससे, तो रेजिस्टेंस तभी बढ़ा होगा जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है। टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस, तो हमने बोला इसलिए T2 शुड बी लेस देन T1, उल्टा होगा। क्लियर है ये? जनरली सिर्फ कंडक्टर के लिए ऐसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर ना बताए, कुछ भी ना बोले कि मटेरियल ऐसे ही बोल दिया, बस एक मटेरियल के लिए ये दिया हुआ है, तो इन जनरल तुम्हें उसको कंडक्टर मान लेना है, उसको कंसीडर कर लेना है कि कंडक्टर दिया हुआ है, और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी। क्योंकि अगर वेलोसिटी निकालना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब y बाई एक्स, तब कैसे निकालेंगे, स्लोप से। एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा एंगल गिवन है 45 डिग्री। ये V1 है, V2 है, तुमसे बोला है V1 और V2 का रेशियो निकालो। कब आया ये, राइट, इसी साल। अरे आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा है, राइट। तो अगर ग्राफ पड़ा हुआ है, तुमको पता है कब स्लोप निकालना और कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली बहुत इजी है। सीधा सा वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, जैसे अभी R1 R2 का रेशियो निकाला है, वैसे ही इसमें क्या है, वेलोसिटी का रेशियो। वेलोसिटी किससे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से, मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। तो V1 हम लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री, और V2 क्या लिखेंगे, tan 45। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 कितना, तो आंसर, अगर इसको भी कोई गलत किया है ना, पढ़ाने के बाद भी अगर किसी ने गलत किया है, नरक में जाओगे पापियों।
सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर दिया। अरे आया समझ में? ठीक, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करते हैं, थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और बात करते हैं स्लोप ऑफ अ नॉन लीनियर ग्राफ। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। कहीं भी देख लो स्लोप हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, राइट। और वो सीधा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस से हम क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर नॉन लीनियर ग्राफ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है अगर किसी भी तरीके से, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे और स्लोप से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी हमें क्या करना है? देखना है। तो हमने यहां पे लिखा स्लोप ऑफ नॉन लीनियर ग्राफ। एक नॉन लीनियर ग्राफ के लिए हमें क्या करना है? स्लोप देखना है। तो मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया इस तरह से कि हमारे पास क्या है? ऐसा ग्राफ है, एक तरफ y एक तरफ x, इस तरह का मैंने बोला एक ग्राफ है, राइट। इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें हर जगह पे स्लोप क्या होता है? सेम होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी ग्राफ देखोगे हर जगह पे स्लोप क्या दिखेगा? अलग अलग। तुम देख के बता सकते हो कि यहां पे जो ढलान है वो क्या है? कम है। जैसे जैसे इधर आ रहे ढलान और बढ़ता जा रहा है, यहां पे ढलान और यहां पे ढलान सबसे ज्यादा। तो हर जगह पे स्लोप क्या है? अलग अलग है। हर जगह पे स्लोप क्या है? अलग अलग। जब इस तरह में स्लोप देखना होता है तो हम कहते हैं हर पॉइंट पे तो बेटा स्लोप क्या है? अलग है। तो ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि स्लोप कांस्टेंट और किसी भी एक पॉइंट का स्लोप निकाल लो। सब जगह पे स्लोप तुमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे? टेंजेंट ड्रॉ करके। जिस जगह पे तुम्हें स्लोप निकालना है वहां पे क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जहां पे भी निकालना है वहां पे क्या करना है? हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसमें जो टेंजेंट होगा वही क्या देगा? हमें स्लोप देगा। जहां पे टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वही क्या होगा? स्लोप देगा। ध्यान रखना, जब मैंने ग्राफ शुरू किया था तो मैंने बोला था ग्राफ रिलेट होगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से। ये जो पॉइंट है यहां पे डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम वापस आएंगे। जिस टाइम पे तुम हर एक पॉइंट को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे उस टाइम पे ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा? फिजिक्स का एग्जाम्पल हम लेंगे और हम देखेंगे कि फिजिक्स के ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे जो बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। और उसके बाद फिर मैथ्स वाले बच्चों को कैसे सीधा सिखाया जाता है, किस तरह से बताया जाता है, वो भी हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस देखेंगे, राइट। उससे भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। तो उसके लिए ग्राफ आना चाहिए। तो अगर कहीं पे नॉन लीनियर ग्राफ है, कैसे वो करेंगे हम? टेंजेंट ड्रॉ करके। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा। मैंने यहां पे क्या किया? एग्जांपल लिया और जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है वो लिया है किसका? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। और इसी तरह से ये ग्राफ दे दिया मैंने और हमने बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। फाइंड द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, बस ये हमें पता करना है। क्योंकि वैल्यू तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ भी दिया नहीं हुआ है। बट ध्यान रखना, ग्राफ किसका दिया है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। डिस्प्लेसमेंट दे दिया है किसमें? मीटर में। टाइम दे दिया है किसमें? सेकंड में। और तुमसे पूछा है क्या? एक्सेलरेशन करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या कर ले रहा, डिस्कस कर ले रहा, थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उसका, तो हम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को भी क्या कर ले, डिस्कस कर ले। देखो बेटा, मान लो एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास दौड़ते दौड़ते आए और बोले कि भैया अगर कहीं पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड लिखा है तो इसका क्या मतलब है, समझाओ। राइट, एक 5th या 6th क्लास का बच्चा आ गया और उसने पूछा कि अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड लिखा है तो इसका क्या मतलब है, वो समझाओ। तो तुम उसको बोलोगे, देख बेटा ऐसा है कि 3 मीटर इन 1 सेकेंड, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मीटर पर सेकंड मतलब 3 मीटर इन 1 सेकेंड। तुम उसको समझाओगे कि अगर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी 1 सेकेंड में अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो जाए, 3 मीटर, तो हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। जहां भी वो खड़ा हुआ है 1 सेकेंड के बाद जितना भी वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से, वही कहलाएगा क्या, उसकी वेलोसिटी। इजी है समझना भी और कंपैरेटिवली समझाना भी।
लेकिन अगर मान लो कहीं पे हमने बोला कि भैया एक्सिलरेशन लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब तुम अगर सेम कॉन्सेप्ट से ऐसा सोचोगे ना कि 3 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकंड स्क्वायर, तो इसको समझाने में तुम्हें बड़ी दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि 1 सेकंड स्क्वायर का कोई सेंस नहीं बनता है। 1 मीटर स्क्वायर का सेंस बनता है, 1 मीटर इधर लो 1 मीटर इधर लो और उससे क्या कर दो स्क्वायर बना दो, वो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। जैसे यहां पे देखो ये जो बने हुए हैं, मान लो मैंने बोला कि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इन दोनों को बना के जो स्क्वायर बनाएंगे ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, 1 मीटर स्क्वायर कहलाएगा। मतलब ये कि अगर मैंने 1 मीटर का लाइन ऐसे खींचा, 1 मीटर की लाइन ऐसे खींची, इससे मिला के जो पूरा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 सेकंड स्क्वायर का सेंस नहीं बनता। तुम उसी कॉन्सेप्ट से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नहीं समझा जाओगे पाओगे कि 3 मीटर इन 1 सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं समझना है। ग्रेविटी इस तरह से नहीं समझाना है उसे। इसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है तुम उसको लिखो 3 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। अभी भी वही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया 3 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, तुम उसको अब ऐसे समझाओगे कि अगर कहीं पे एक्सेलरेशन लिखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको ऐसे इंटरप्रेट करो 3 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में वो इतनी वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। इतनी वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। अरे आई बात समझ में? अगर यही पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर यही एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो इतनी वेलोसिटी हर एक सेकंड से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इतनी ही वेलोसिटी हर एक सेकंड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझो, मान लो मैंने बोला कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन है +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने बोला आज के बाद, क्योंकि बेटा वैसे ही 1D मीटर कर चुके हैं हम, एक तरीके से समझ लो, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं उन्हीं के कर रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी एक्सीलरेशन अगर कहीं पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, तो अपने आप दिमाग में लाना है 3 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतनी की वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और मेरे पास एक्सीलरेशन है +3 मीटर पर सेकंड का, पर सेकंड स्क्वायर का। हर एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जैसे एक सेकंड बीतेगा मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वो क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। फिर जैसे एक सेकंड बीता मेरी वेलोसिटी 16, एक सेकंड बीता वेलोसिटी 19, ऐसे मेरी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बेटा अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको समझना है -3 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी वो क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, या एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। दोनों वर्ड में एक डिफरेंस देखा तुमने? जब मैंने एक्सेलरेशन बोला है तो मैंने साइन लगाया है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, लेकिन जब मैंने रिटार्डेशन बोला है तो मैंने वहां पे साइन यूज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिटार्डेशन बोल दिया, मतलब मेरी वेलोसिटी कम होने वाली है, तो मुझे फिर ये नहीं बताना पड़ेगा कि माइनस। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही? क्यों? कहां खोए कहां है ध्यान, पीछे पीछे। हाँ अरे नहीं, ख्वाहिश को इसको बोल रहा हूं, कहां ध्यान है बेटा? इतने एकदम उदास मासूम, क्या हो गया, खाना नाश्ता अच्छा नहीं था? यार जो इंसान को जिससे खुशी और दुख होता है वो वही पूछ सकता है ना। अब मुझे नहीं पता तुम किस चीज में खुश होते हो, किस में दुख। अब ना फंडा सिंपल है, अच्छा नाश्ता मिल गया खुश, नाश्ता नहीं मिला बहुत दुख, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला था, अच्छा था नहीं, नाश्ता ही नहीं की, इतना भूख प्यास। अच्छा कहानी स्टोरी बना रहे हो क्या तुम? हमारे बाप दादा ने तो स्टोरी सुना दी है, नदी पार करके जाते थे, अब हम कैसे करें? ये सरकार भी कितनी खराब है, हर जगह पे पुल बना दी है। भाई हमारे पेरेंट्स लोग और वो थे तो वो लोग स्टोरी सुनाते थे, नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था।
हमारी किस्मत खराब है, सरकार ने हर जगह पे पुल बना दिया है, अब हम कैसे पार करें यार। तो हमने सोचा सर एक काम करते, नाश्ता नहीं करेंगे, ताकि हम भी भूखे प्यास, बिल्कुल भूखे पेट हम क्लास अटेंड किया करते थे। पता है तुम्हें, स्टोरी बना रहे क्या तुम? नहीं, किस खुशी में ब्रेकफास्ट नहीं किया बेटा, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। ऐसा क्यों? ब्रेकफास्ट करना है बेटा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक तुम यहां पे बैठते हो, ब्रेकफास्ट जरूर करना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। जिस चीज के लिए तैयारी तुम कर रहे हो उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, वो एनर्जी तभी आएगा जब तुम खाओगे। कहीं और से एनर्जी आ रही है? फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया है? लाइट के सामने जाके कर रहे हो तुम? फोटोसिंथेसिस तो नहीं करना शुरू कर दिया ना? ये तो नहीं भूख लगी और जाके लाइट के सामने खड़े हो गए, मजा आ गया, अब बिल्कुल एनर्जी नहीं ना। बस फिर क्या है, अरे खाओ पियो भाई, खाने पीने में कंजूसी नहीं। अच्छा मैं एक चीज और बोल दे रहा, मेरी क्लास में, सिर्फ मेरी क्लास में तुम खा सकते हो। हाँ, मैंने आज तक मना नहीं किया, मैंने कभी, क्योंकि मैं भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे साथ बिल्कुल ये कंडीशन है, अगर मैं किसी दिन भूखे पेट आ जाऊं तुम्हारी क्लास में तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। किसी का टिफिन खा लेना, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं बिल्कुल मतलब कोशिश करता हूं मैं 10 मिनट लेट आ जाऊं पर मैं भूखे पेट ना हो, क्योंकि भूख से मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैं नहीं चाहता कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए, है ना, मैं नहीं चाहता बिल्कुल ऐसा हूं। तो मैं समझता हूं भूख लगी होती है दिमाग काम करना बंद कर देता है। और बेटा जिस चीज की तैयारी कर रहे हो दिमाग बिल्कुल फंक्शनल होना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो किसी कारणवश तुमको समय नहीं मिल पा रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं, अगर उनको ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिल जा रहा है 15-20 मिनट, तो तुमको ही मिल जाना चाहिए। आसपास कर लिया करो, कुछ भी करो, पर ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। पर फिर भी इन केस अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मिल पा रहा है तो कुछ रखो अपने साथ, चॉकलेट वगैरह इस तरह से कुछ भी। और तुम मेरी क्लास में, मैं दूसरे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, हो सकता है दूसरे टीचर्स इसको डिसरिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करे, और नहीं भी करना चाहिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि तुम उनकी क्लास में बैठ के खा रहे हो, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी क्लास में तुम बैठ के आराम से खा सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कि उस तरह से तुम आराम से कुछ भी चॉकलेट वगैरह रखो, जल्दी एनर्जी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस दाल चावल खाना शुरू नहीं कर देना है क्लास में, बिल्कुल। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, चल देखा तो नीचे से निकाल रहा है दाल और बिल्कुल ऐसे मिक्स करके, हाँ सर, ये हरकत है नहीं। और दूसरा, च्युइंगम नहीं खाना है ना, क्योंकि च्युइंगम जब तुम खाते हो और मैं जब यहां से देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे भैंस जुगाली कर रहा है, वैसे तुम दिखते हो, शक्ल तुम्हारी भैंसों जैसी है अभी, हैं? तुम मजाक कर रहा, पर वो नहीं करना है, च्युइंगम नहीं खाना, वो एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि उससे एनर्जी नहीं मिल रही, फालतू का तुम वो कर रहे हो, है ना। तो तुम कुछ भी अपने साथ रखो, चॉकलेट्स वगैरह रखो, चिप्स वगैरह तुमको रखना है तुम उस तरह से, और बिना ऐसे वो कि टीचर उधर देखो और मुंह पे डाल दे। मेरे क्लास में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि भूखा नहीं रहना है। मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं होता हूं मेरी क्लास में अगर कोई खाना वाना खा रहा है तो किसी भी तरीके से, च्युइंगम विंगम और दाल चावल रोटी सब्जी सब नहीं, तुम खा सकते हो, मैं ऑफेंड नहीं होता। मेरी क्लास में सिर्फ 1-2 चीजें नहीं करनी है कि एकदम ऐसे शांत बैठ के लाश की तरह, जिंदा लाश है हम सर, क्योंकि बेटा तुम देख रहे हो कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत एनर्जी से, आज गला बैठा बैठा भी लग रहा है मुझे बिल्कुल। तो एनर्जी से पढ़ाने में मजा आता है, वो एनर्जी अकेले नहीं आती, जब तुम आंसर देते हो बिल्कुल खुद बैठे रहो तो एनर्जी से तो आता है। तो तुम्हें मेरी क्लास में बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठनी है, आंसर भी बिल्कुल सीधा से देना। और दूसरा, सेलफोन वगैरह यूज नहीं करना इधर उधर, वो कहीं नहीं यूज करना है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। कहाँ ध्यान है बेटा? वो बगल में बिल्कुल नीचे, किसको रिप्लाई कर रहा है? किसी को रिप्लाई कर रहा है कुछ नीचे देख के? नहीं, इधर ही ध्यान दे ले, कोई और पे ध्यान दे ही नहीं पा रहा तू, रिप्लाई करने के लिए भी कोई नहीं है, इधर ही ध्यान दे ले, फिर तो कुछ नहीं बचा जीवन में, फिजिक्स ही पढ़, यही साथ देगा और तो कोई देने वाले नहीं साथ में, नहीं ना, कुछ नहीं कर रहा है, हाँ तो इधर ध्यान दे ले। इतना क्या शर्मसार हो गया कि बिल्कुल नीचे मुंडी किया, कुछ गलत करके आया है? नहीं, इधर ध्यान है ना, ध्यान इधर रखना है ना? तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी के साथ बैठो और ध्यान दो बेटा, है ना, ध्यान देना इधर पे, और नाश्ता कर लेना है।
नाश्ता कर लेना, आराम से नाश्ता सा करना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मेरी क्लास में आराम से 5 मिनट लेट आ सकते हो अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करने में लेट हो गया है तो। बट जो मैं प्रोवाइड कर रहा तुमको, मैंने जो तुमको बोल रखा है उसका अननेसेसरी यूज वो नहीं करना है, उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना है कि आराम से घूम फिर रहे हो और 10 मिनट लेट आए बोले सर नाश्ता करने में लेट हो गया था, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि क्लास मिस करोगे तो दिक्कत होगी। अगर लग रहा है तो कुछ साथ में रखा करो और खा सकते हो, डिस्टर्बेंस मत करना किसी को भी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। बस क्लियर है नहीं? ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है बेटा, है ना। मनीष सर से पूछना, वो सारी चीजें बता देंगे कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, पेट में अल्सर वल्सर पता नहीं क्या क्या, इतने बड़े बड़े टर्म से मैं डर जाता हूँ। मैं तो अब 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, है ना। कुछ लोग देख सर रिक्स नहीं रिस्क होता है, अंग्रेज की औलाद हूं, मीम्स नहीं पता। हाँ सर वो अपडेट मीम्स पता है नहीं पता ये वाला, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, पता है ना। हाँ हाँ बाबूराव, अगर यही मैं पूछ लो ना रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब ऐसा सुन हो के देखेंगे क्या बातें कर रहे हो सर, सुना सुना लग रहा है, मीम से आलतू फालतू बातें करा लो। थोड़ा सा मैं 2 मिनट अगर मैं यहाँ बकवास करना शुरू कर दूं, बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ सर ऐसी बातें किया करो, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके, अचानक से इनका इंटरेस्ट जाग जाता है। जो नींद में रहते हैं बिल्कुल हाँ सर अब आई काम की चीजें, इसीलिए तो फीस दिए थे हम, अब काम की बातें कर रहे हो आप, तब से तो पता नहीं क्या साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हो आप, नालायक हो। इधर ध्यान दो, राइट। तो अगर मान लो कहीं पे एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको समझना है -3 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अब वापस से इमेजिन करो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या रिटार्डेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे 1 सेकंड बीतेगा मेरी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 3 से कम हो जाएगी। तो कितना बचा, फिर 1 सेकंड बीता 4, फिर 1 सेकंड बीता, ऐसे करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। या मैं उल्टा बोल सकता हूं, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और अगर वेलोसिटी कम हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। साथ में मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी को चेंज करना, चेंज नहीं कर पा रहा है मतलब खुद प्रेजेंट नहीं है। आई बात समझ में? अब उसे हमें ग्राफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है इस वाले में, वो हमें देखना है। अगर पूछा है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, पर ग्राफ किसका दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो मुझे इसमें क्या करना है, वेलोसिटी देखना है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके चेंज होने से मैं एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा सकता हूं। अब इस ग्राफ में वेलोसिटी कैसे मिलेगा मुझे, किससे मिलेगा, स्लोप से, लेकिन स्लोप तो वेरी कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्लोप चेक करने के लिए मैंने इसमें रैंडम 2-3 पॉइंट्स ले लिए। और स्लोप कैसे मिलेगा, टेंजेंट से। तो मैंने क्या कर दिया, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट, इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इन सारे टेंजेंट्स को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। पहला टेंजेंट मुझे ऐसे दिख रहा है, दूसरा ऐसे, फिर तीसरा इस तरह से, देख रहा है ये। तो अगर हम बोले कि जब आगे जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे दिख रहा है ना, ढलान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता है, तो स्लोप कम होता जा रहा है। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी, और अगर वेलोसिटी कम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमने बोला अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ, किसी का दिमाग ऐसा भी चल रहा होगा, लेकिन सर अगर इधर से इधर आए तो स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये क्या है बेटा, टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस में वापस नहीं जाया जा सकता। अगर जा सकते हैं तो पहले तुम 10th क्लास में जाते और बोलते सर साइंस तो नहीं लेंगे अब बट कुछ इधर से किसी की आंखें चमक गई बिल्कुल, सर अगर टाइम में वापस जाए तो मेरा ब्रेकअप नहीं होगा बिल्कुल खुश हो रहा है उधर तुरंत। अबे राइट, ध्यान रखना है। अरे आया समझ में, इस तरह से। तो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा ही पैटर्न देखने मिलता है जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो। जब बैठते पढ़ने के लिए बैठते हो बिल्कुल, तो स्लोप ऐसे रहता है, फिर धीरे धीरे स्लोप धीरे धीरे कम होता जाता है। थोड़ी देर में क्या करते हो, पैर ऊपर कर लिया तुमने, फिर थोड़ी देर में तकिया पीछे रखो और थोड़ा सा और स्लोप, और उसका स्लोप
0। तो पढ़ाई करते समय स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन का नेगेटिव होना। क्लियर है? लिखो इसे। देखो सिंस एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया है, बता दिया थोड़ा सा, एक टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ से अनरिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिजिक्स का ही है। मान लो मैंने अगर बोला इस तरह से, पहले क्वेश्चन शायद असर्शन रीजन वगैरह पैटर्न में आया था ये। मान लो मैंने तुमसे बोला कि अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या कुछ नहीं कह सकते, है ना? ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। सिंस एक्सीलरेशन का थोड़ा सा मैंने पैटर्न समझाया तुम्हें, तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो। अगर एक्सीलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट, या कांस्टेंट रहेगा, या कुछ नहीं कह सकते। बताओ बताओ। चलो, कितने कह रहे हैं डिक्रीज होगा? शक्ल दिखाओ अपनी नालायक को। कितने कह रहे हैं डिक्रीज होगा? अरे उससे तुम घबराओ मत, मैं सबको ही बोलता हूं। कितने कह रहे हैं इंक्रीज होगा? कितने कह रहे हैं इंक्रीज होगा? ये लगी होशियार है, ठीक। कितने कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगा? वेरी गुड। तुमसे तो मैं रीजन भी पूछूंगा, दूसरों हमने क्यों हाथ उठा दिया। नहीं रिपीट करूंगा, क्या कर लेगा बता। कर दे रहा। और कितने कह रहे सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकते वो नहीं पूछ रहा मैं, सर हमें नहीं पता। तुम बिल्कुल श्योर के साथ कह सकते हो कि सर अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, है ना? वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्यों कुछ भी नहीं कहा जा सकता भैया? एक्सीलरेशन की बात कर रहा मैं, रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा। कांस्टेंट भी हो सकता है। अच्छा चलो, कितना कह रहे कांस्टेंट? सिर्फ कांस्टेंट वाले थे। कैसे? कभी भी आंसर देने से घबराना नहीं है बेटा, कभी भी आंसर देने से घबराना नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत ही होगा। कौन से उस गलत आंसर देने से तो ऐसा बोल दे जा रहा है नहीं नहीं इसने 3 बार गलत दिया था प्रिपरेशन के टाइम पे, इसको मत देना कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जितना आंसर तुम दोगे दिमाग खुलेगा, तुम सेम ही रहेगा। ये ऐसे आंसर दे रहे तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन वो तो सोचो मैं भी ऐसे ही पढ़ाने लगूं तो यही तो होता है। तो मुझे सर लेकिन ऐसा क्यों? अरे ऐसा ही होता है सर, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़े थे। चलो, डिक्रीज होगा कौन कह रहे हैं? हाँ अंश, क्यों बेटा? हर्ष, डिक्रीज क्यों होगा? कितने कह रहे इंक्रीज होगा? राइट, एग्जैक्ट, गुड। समझ लो, लेट्स से मैंने बोला कि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम पे एक्सेलरेशन था लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब इसका? 5 मीटर पर सेकेंड, यही मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? तो बढ़ के कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। अरे हुआ ही नहीं हुआ। फिर मैंने बोला लेकिन एक्सेलरेशन कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड इन। इसका मतलब है कि अगर और 1 सेकेंड बीता, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, अब वेलोसिटी सिर्फ 4 से बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? लेकिन एक्सेलरेशन फिर उस टाइम पे क्या हो गया? कम हो गया। लेट्स से कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब वेलोसिटी सिर्फ 3 से बढ़ेगा। तो जैसे ही 1 सेकेंड बीता, वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड। देखो टाइम में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं
एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी को देखिए तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हो गया है। पहले वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ा, अब थोड़ा कम तेजी से बढ़ा, फिर और कम तेजी से, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने या कम होने का जो रेट होता है वही कहलाता है क्या, एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम होता जाएगा, पर बढ़ेगा जरूर। अरे आया समझ में, राइट? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सिंस एक्सेलरेशन बढ़ाया था, मैंने इस टाइम पे क्या कर दिया बता दिया। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखा दूं, है ना? ऐसे बॉक्स बना के वो कर लेना है, जहां जहां पे इस तरह से कि है फिजिक्स का एक टॉपिक, बट टॉपिक है ना, बट इस टॉपिक से अनरिलेटेड है, तो ऐसे बॉक्स में बना लेना, है ना? क्वेश्चन लिखना है, इफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, if acceleration decreases, then velocity will option A increases, option B decreases, option C remains constant, and option D cannot be said anything. तो आंसर क्या लगाएंगे, इंक्रीज होगा। और तुम चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए इसको बना सकते हो, है ना? और चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो जाएगा, पर इंक्रीज तो होगा।